एडिशनल कंडीशन फॉर द क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन। फास्ट रीड है जी मेरी तरफ से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 वो कहते हैं कि जी ये जो नेचुरल गैस पाइपलाइन वाली है ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सच बिजनेस इज ओन्ड बाय अ कंपनी। कंपनी भी कौन सी? फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 या उससे पुराना या उसका नया वाला कोई भी एक्ट, जैसे अब कौन सा चल रहा है 2013, बट यहाँ पे इन्होंने अमेंड नहीं किया। और बाय द कंसोर्शियम ऑफ द कंपनीज, ठीक है जी, एक कंपनी नहीं कर रही, 2-4 कंपनीज अगर मिलके भी ये बना रही है तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाय एनी अथॉरिटी और द बोर्ड और द कॉर्पोरेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, दैट इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या किसी और बोर्ड अगर गवर्नमेंट ने उसके साथ बनाया है तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो कहता है हैज बीन अप्रूव्ड बाय PNGRB, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, एंड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इनके द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए। जो भी आप गैस लाइन बना रहे हैं ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए ही बना रहे हैं, तो वो कहते हैं कि इनसे आपको डिजाइन और सारा अप्रूवल लेना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट का, तभी ये इसके अंदर क्वालिफाई होने पाएगी। एंड हैज नॉट बीन लेस देन द प्रोपोर्शन, और वो कहते हैं कि ये सारा आपने खुद ही यूज नहीं करना है, ये आपको अवेलेबल करवाना पड़ेगा फॉर द यूज ऑन द कॉमन कैरियर बेसिस बाय एनी पर्सन अदर देन द असेसी और द एसोसिएटेड पर्सन। एसोसिएटेड पर्सन क्या है वो नीचे उसने बताया भी है, वो भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ये आप अपने लिए यूज नहीं करेंगे, बट अगर आप कहते हैं सर हम इंडियन ऑयल है, ठीक है, और हम अपने लिए ही बना रहे हैं, हमारे इतने ट्रक जाते हैं, हम अपनी गैस लाइन बना रहे हैं, तो हमने कहा अगर आप 35 AD के अंदर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको उसका कुछ पोर्शन 40% 50% जितना भी हम नोटिफाई करेंगे उतना सबलेट करना पड़ेगा, किसी और को भी यूज करने के लिए परमिशन देनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं फिर नहीं। And the last, fulfill any other condition as may be prescribed. So additional conditions दोबारा से पढ़ रहा हूँ। Number 1, it may be for has to be done by the company or the consortium of the companies. Point number 2 के अंदर वो कहता है कि जी ये आपकी पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए इन द ऑफिशियल गजेट। और तीसरा वो कहता है कि जी सिर्फ आप अपने लिए यूज नहीं करेंगे, जितना भी हमने आपको स्पेसिफाई किया है, किसने? उसी ने, PNGRB, दैट इज पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने जितना नोटिफाई किया उतना आपको कॉमन यूज के लिए सबलेट करना पड़ेगा, दूसरों के लिए भी अवेलेबल करवाना पड़ेगा। और अगर आप अपने लिए असेसी या अपनी एसोसिएटेड पार्टी के लिए ही यूज कर रहे हैं फिर हम उसको नहीं मानेंगे कि कॉमन यूज है। इन सच अदर कंडीशन एज मे बी नोटिफाइड। एसोसिएटेड पर्सन का क्या मतलब है, ये भी मेरी तरफ से फास्ट रीड है। तो वो कहते हैं कि जी द पर्सन हु पार्टिसिपेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडिएट इन द कंट्रोल और द मैनेजमेंट ऑफ द कैपिटल ऑफ द असेसी, अगर वो आपको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन इंटरमीडिएट या किसी भी तरह से अगर वो आपकी मैनेजमेंट या आपको कंट्रोल कर रहा है या आपकी कैपिटल होल्ड करके बैठा है, इन दैट केस हम उसे एसोसिएटेड पर्सन समझ लेंगे। या फिर उसके पास 26% से ज्यादा के वोटिंग राइट्स हैं तो भी, या फिर उसके पास पावर है टू अपॉइंट मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। या फिर उसने गारंटी दी है जी 10% से ज्यादा की बोरोइंग्स की। आपने लोन ले रखा है किसी बैंक से 100 करोड़ का, जिसमें से 12 करोड़ की गारंटी उसने दी है, ठीक है, कि जी कल अगर ये 12 करोड़ नहीं दे पाते तो फिर मैं पे करूंगा। सो अगर उसने 10% ऑफ द टोटल बोरोइंग से ज्यादा की गारंटी भर रखी है आपके बिहाफ पे, तो उसको भी हम एसोसिएटेड पर्सन मान लेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, इस पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो हमने बस ये कहा था कि जी आपको ये सबलेट करनी पड़ेगी, कॉमन यूज के लिए अवेलेबल करवानी पड़ेगी। असेसी अपने लिए या अपनी एसोसिएटेड पार्टी के लिए सिर्फ यूज ना करें। तो हमने कहा एसोसिएटेड पार्टी कौन है? नंबर 1 जो आपको कंट्रोल करती है, मैनेजमेंट से, कंट्रोल से, कैपिटल के द्वारा। दूसरा जिसके पास 26% या उससे ज्यादा के वोटिंग राइट्स हैं। नंबर 3 मोर देन हाफ बोर्ड आपका वो अपॉइंट करता है, या फिर आपकी टोटल बोरोइंग्स के 10% या उससे ज्यादा की गारंटी उसने भर रखी है। तो इन चारों केसेस के अंदर उसे एसोसिएटेड पार्टी मान लिया जाएगा। Additional conditions for the infrastructure facility, more or less the same. Number 1, infrastructure facility कब से शुरू हुई थी? 1/4/17 के बाद से। और वो कहते हैं कि जी कंपनी हो या कंसोर्शियम ऑफ कंपनी हो या बाय एन अथॉरिटी और द बोर्ड ऑफ द कॉर्पोरेशन और एनी अदर बोर्ड एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट एक्ट, बिल्कुल सेम, ठीक है। और दूसरा वो कहता है कि जी आपका एग्रीमेंट हुआ हो सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी से फॉर 3 चीजें। नंबर 1 डेवलपिंग,
ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग, और तीसरा ऑपरेटिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ऑब्वियसली हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है, आप कहीं पे सड़क नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अगर आप करना चाहते हैं तो वो कहता है कि आपका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी के साथ। किन चीज़ों का? डेवलपिंग का, मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग का, या तीनों का, डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में क्या क्या आ जाएगा? तो वो कहता है कि जी आप रोड बनाते हैं, रोड में टोल रोड भी आ जाती है, ब्रिज या रेल सिस्टम बनाते हैं, हाईवे प्रोजेक्ट जिसके अंदर इंक्लूडिंग द हाउसिंग एंड द अदर एक्टिविटीज बीइंग द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द हाईवे प्रोजेक्ट। कई बार हम आपसे हाईवे प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके आसपास आपको कुछ कॉलोनीज या फ्लैट्स वगैरह भी डेवलप करने के लिए कहा जाता है। तो अगर आप हाईवे प्रोजेक्ट के अंदर फ्लैट्स भी बनाकर दे रहे हैं बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इस नेचर का है, इन दैट केस वो भी कवर अप हो जाएंगे। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, इरिगेशन प्रोजेक्ट, सैनिटेशन, सीवरेज और द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। और फिर लास्ट में कहता है पोर्ट, दैट इज द सी पोर्ट, ठीक है। कस्टम्स में मैं बताता हूँ, अगर सिर्फ वर्ड पोर्ट लिखा है तो जहाँ पे शिप्स आती हैं उनको पोर्ट कहा जाता है। एयरपोर्ट जहाँ पे एरोप्लेन्स आते हैं, इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड पोर्ट्स और द नेविगेशनल चैनल्स इन द सी, अगर ये सब अगर अपनाते हैं तो उनको भी यही माना जाएगा। पॉइंट नंबर 9 बहुत इजी है, सुन लीजिए। मैंने एक होटल बनाया जी 5 स्टार 500 करोड़ रुपया लगाकर, ठीक है। 6 साल के अंदर मैं 300 करोड़ की डिडक्शन ले गया जी, ठीक है। एंड देन सम बिग कंपनी लाइक से टाटा या ताज ग्रुप ने मेरे को अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि सर आप अपना ये होटल हमें दे दीजिए, और बहुत अच्छा प्राइस उन्होंने मेरे को ऑफर किया एंड मैंने ये होटल बेच दिया। तो हमने कहा कि सर अब जो बाकी कंपनी है 300 करोड़ की तो डिडक्शन मैं ले चुका हूँ, सेट ऑफ कर चुका हूँ, बाकी कंपनी को 200 करोड़ का भी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज आप देंगे? द आंसर इज यस, ठीक है। अगर ऐसी चेंज भी हो जाता है बट होटल इज देयर, होटल इज स्टिल वर्किंग, आपका पर्पस तो पूरा हो ही रहा है। ऑनरशिप अगर चेंज हो भी गई तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो रिमेनिंग सेट ऑफ उसको मिल जाएगा, आप उसमें कुछ भी विड्रॉ नहीं करेंगे। तो कहता है कि द असेसी शैल बी डीम्ड टू कैरी ऑन द स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग द होटल इफ द असेसी बिल्ड्स द होटल ऑफ 2 स्टार कैटेगरी और अबव, thereafter he transfer the operation of the hotel to any other person, however should continue to own the hotel। नहीं 8 ईयर्स की तो रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, मैंने आपको बताया इसमें तो इंडेफिनिट पीरियड की 8 ईयर्स का कोई फंडा नहीं है, ठीक है। ये ना यहाँ पर हुआ है, आपको शायद पता हो, निर्वाणा जो होटल था, ठीक है, जो क्लब था वो अवेदा को उन्होंने दिया, ठीक है, और लीज पे दिया कि आप इसे मेंटेन करें, और उन्होंने कुछ लमसम उनसे ले लिया, लेटर से 100 करोड़ रुपया ले लिया, 50 करोड़ ले लिया, मेरे को नहीं पता कितने की डील हुई, बट उन्होंने लीज पे दिया। पहले वो निर्वाणा था, बाद में वो अवेदा हो गया फॉर फ्यू ईयर्स, अभी भी मेरे ख्याल से अवेदा ग्रुप ही लिखा हुआ उसके ऊपर। सो जब तक वो लीज के ऊपर दिया हुआ है तो ये सेम बात है जी, यू आर एलिजिबल। तो वो कहते हैं कि जी अगर आपने ट्रांसफर कर दिया ऑपरेशन ऑफ द होटल टू एनी अदर पर्सन, लेकिन ऑनरशिप आज भी आप ही के पास। मिनिमम यूज मतलब हाँ, होटल तो चल ही रहा है ना आपका, तो वो जो बिल्डिंग है जिसके ऊपर आप 100% डिडक्शन पहले साल ले चुके हो, तो वो बिल्डिंग तो 8 साल फिर होटल के तौर पे ही यूज होनी चाहिए। तो फिर उसमें अगर हम जो पहले भी हमने जो 8 इयर्स वाले थे उसमें भी अगर हम कोई एसेट अपना ट्रांसफर कर रहे हैं उनको भी लेने दो, बाकी पेंडिंग होगी डिडक्शन? नहीं, उनको नहीं मिलेगी, सिर्फ होटल्स के लिए जी, और किसी के लिए भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ होटल्स के लिए। पॉइंट नंबर 10 OH कर लीजिए जी। वो कहता है कि जी डिडक्शन अलाउड अंडर दिस सेक्शन, फिर आप किसी और प्रोविजन में प्लीज क्लेम करने की कोशिश नहीं करेंगे। उसने बताने की कोशिश भी किया बट ये सेक्शन अभी तक हमने पढ़े नहीं। ATI ये इंफ्रास्ट्रक्चर का है, डिडक्शंस ATIA की, 10AA SEZ का है, तो वो कहता है कि जी प्लीज कहीं और उसे क्लेम करने की कोशिश नहीं करेंगे। सर्टेन प्रोविजंस टू अप्लाई, ये भी क्रॉस कर रहे हैं जी, नॉट टू डू। Very important point number 12, carry forward in the set of losses from the specified business। तो हमने कहा कि सर ये लॉस कब तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर इनफिनाइट पीरियड। बट ये पॉइंट देखिए जी, वो कहता है कि सर ये जो लॉसेस हैं सिर्फ और सिर्फ इसी बिजनेस की इनकम के साथ सेट ऑफ हो सकता है।
तो अगर मेरे 2 बिजनेस हैं, ठीक है जी, एक होटल का है और एक कुछ भी और का, लाइक जैसे कार्स डीलरशिप है, ठीक है, तो कार डीलरशिप के जो प्रॉफिट्स हैं वो इसके साथ सेट ऑफ नहीं हो सकते हैं। तो हमने कहा सर आपने तो इसको स्पेकुलेटिव बना दिया, ठीक है। स्पेकुलेटिव में भी आप ये बात बोलते थे कि स्पेकुलेटिव के लॉसेस नॉन स्पेकुलेटिव के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकते थे, बुरे बिजनेस के लॉसेस अच्छे बिजनेस, बट ये तो आप प्रेफर कर रहे हो। बट हमने कहा कि जी ऐसे तो बड़ा मिसयूज होगा, क्योंकि इसके अंदर हम आपको डिडक्शंस बहुत ज्यादा भर भर के दे रहे हैं, आप तो टैक्स दोगे ही नहीं, सारे ही ऐसे करेंगे कि जिसने 500 करोड़ का टैक्स जमा करवाना हो 500 करोड़ का एक होटल खोल देगा, ठीक है, कहेगा गवर्नमेंट को 500 करोड़ देने की बजाय मैं 500 करोड़ का होटल खोल लेता हूं और उसका मैं लॉस सारी ग्रुप के साथ सेट ऑफ कर लूंगा। तो हमने कहा कि नहीं सर, पूरे ग्रुप के साथ सेट ऑफ नहीं होगा, सिर्फ इसी बिजनेस की इनकम के साथ ही वो सेट ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। सो ये वाली रिस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके जो लॉसेस हैं वो सिर्फ इसी के प्रॉफिट के साथ, स्पेसिफाइड बिजनेस के ही प्रॉफिट्स के साथ सेट ऑफ हो सकते हैं, किसी और बिजनेस के साथ सेट ऑफ नहीं होने पाएंगे। और कैरी फॉरवर्ड 8 साल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 18, 20, 30, 40, 50 साल, जितने साल तक भी आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। और मैंने आपको ये तो स्टार्टिंग में बता दिया था, कोल्ड चेन फैसिलिटी के अंदर स्टोरेज के साथ ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फॉरेस्ट प्रोड्यूस मीट प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री, मेरीन और एंड डेयरी प्रोडक्ट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स एंड द साइंटिफिकली कंट्रोल्ड कंडीशंस इंक्लूडिंग द रेफ्रिजरेशन एंड द अदर फैसिलिटीज नेसेसरी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सच फूड, ठीक है। सो इस तरह से आपने देखा ही होगा जी, कुछ फ्रूट वाले हैं जी लुधियाना के अंदर जिन्होंने प्रॉपर स्टोर करके रखे होते हैं, ठीक है, उनके पास ये कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी होती है। मेरे को जहाँ तक पता है, जो कैलाश चौक के अंदर जो फ्रूट की 2-3 शॉप्स हैं राइट हैंड साइड के ऊपर, उनसे आप कोई भी फ्रूट मांगिए जी, किसी भी टाइम, सीजन का है या नहीं है, ठीक है। इन द जनवरी इफ यू फील लाइक कि जी मेरे को मैंगो खाना है, ठीक है, तो सीजन नहीं है, आप उनके पास जाइए, वो चाहे आपको 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो या 500 रुपये किलो दें, बिल्कुल फ्रेश मैंगो आपको देंगे, ठीक है। और उनसे पूछें कि आपके पास ये कहाँ से आया, तो कहेंगे सर हमारे पास कोल्ड स्टोरेज है, ठीक है, हमने इसको स्टोर करके रखा होता है, और ये इम्पोर्टेड है, बट इम्पोर्टेड भी कितनी देर तक हम रखेंगे, सो वो कोल्ड स्टोरेज के अंदर उसे रखवा देते हैं।